नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 मोदी 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 मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं अपने तीनों जिलों के सांसद आदरणीय हरीश द्विवेदी जी, आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, आदरणीय शरद त्रिपाठी जी, तीनों जिलों का जिला अध्यक्ष और सभी 13 प्रत्याशियों से निवेदन करते हैं कि वो माल्यार्पण करके हमारे यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूं कि आवे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत उद्बोधन करें। आदरणीय उपेंद्र शुक्ल जी। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी का स्वागत है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत माता के महान सपूत, विश्व नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के बस्ती आगमन पर भारतीय जनता पार्टी बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर की जनता जनार्दन पार्टी के कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों, प्रत्याशियों के तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी की इस जन्मभूमि पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस जन्मभूमि पर, भानु प्रताप शुक्ल की इस जन्मभूमि पर भारतीय राजनीति के महानायक 125 करोड़ भारतीयों के महानायक विश्व नेता माननीय नरेंद्र मोदी का बार बार अभिनंदन, बार बार वंदन, उनके चरणों की वंदना एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इसी के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में देश के गरीबों का कल्याण हो रहा है, आह्वान करता हूं हम सबको संबोधित करें। माननीय नरेंद्र मोदी। मंच पर विराजमान संसद में मेरे साथी श्रीमान ओम माथुर जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान उपेंद्र शुक्ला जी, पूर्व मंत्री श्री हरिद्वार दुबे जी, संसद के मेरे युवा साथी श्री हरीश द्विवेदी जी, बस्ती जिला के अध्यक्ष श्रीमान पवन कसौधन जी, संसद के हमारे वरिष्ठ साथी श्रीमान जगदम्बिका जी पाल, सिद्धार्थ नगर
जिला अध्यक्ष श्रीमान राम कुमार कंवर जी, हमारे युवा नेता और संसद के साथी श्रीमान शरद त्रिपाठी जी, श्रीमान रामललित चौधरी जी, श्रीमान सुभाष यदुवंशी जी, श्रीमान अजय सिंह गौतम जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खलीलाबाद से श्रीमान जय चौबे जी, चौबे जी आइए, मैदावल से श्रीमान राकेश सिंह बघेल जी, घनघटा से श्रीमान श्रीराम चौहान जी, बस्ती सदर से श्रीमान दयाराम चौधरी जी, रुधौली से श्रीमान संजय प्रताप जायसवाल जी, डुमरियागंज से श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, हरैया से श्रीमान अजय सिंह जी, इटवा से श्रीमान सतीश चंद्र द्विवेदी जी, कप्तानगंज से श्रीमान चंद्र प्रकाश शुक्ला जी, कपिलवस्तु से श्रीमान श्यामधनी राही जी, महादेवा से श्रीमान रवि सोनकर जी, और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाई और बहनों, भाइयों बहनों, जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। कमाल कर दिया है भाई आपने। इतना बड़ा जनसागर, ये उमंग, ये उत्साह, ऐसा लग रहा है कि आप तो अभी से विजयोत्सव मनाने में लग गए हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश में लोकतंत्र की अपनी एक ताकत है। चुनाव एक अवसर है जब हम अपनी पसंद की सरकार चुनते हैं। लोभ, लालच, भय सबसे मुक्त होकर के हम अपना वोट डालते हैं। हमारे वोट को पवित्र वोट कहा जाता है, और जो पवित्र वोट से सरकार बनती है, उसका जिम्मा भी रहता है कि पवित्रता और ईमानदारी से जितना समय मिला है, जनता जनार्दन की जी भर के सेवा करनी चाहिए, इनका भला करना चाहिए, उनका कल्याण करना चाहिए, उनका विकास करना चाहिए। आप मुझे बताइए, 5 साल पहले आपने सपा को चुना, पवित्र वोट दिया, उन्होंने कोई पवित्र काम किया क्या? किया क्या? किया क्या?
आपका भला किया क्या? किसानों का भला किया क्या? आप मुझे बताइए, पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूरा हमारा बस्ती इलाका आजादी के 70 साल के बाद भी मुसीबतें झेल रहा है कि नहीं झेल रहा है? कठिनाई झेल रहा है कि नहीं झेल रहा है? भ्रष्टाचार बेफिक्री से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लूटपाट तूफान पर है कि नहीं है? खनन माफियाओं का बोलबाला है कि नहीं है? इसके लिए जिम्मेवार कौन? कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? जिन्होंने आपकी ये दुर्दशा की है, उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, राजनीतिक नेताओं का, राजनीतिक दल का, सरकार का ये जिम्मेवारी होती है कि जनता के पास जब जाएं, पाई पाई का हिसाब देना चाहिए, पल पल का हिसाब देना चाहिए। 5 साल क्या किया, किसके लिए किया, कैसे कैसे किया, क्यों किया, कब किया, इन सारी बातों का सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति ने हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इस चुनाव में यहां के मुख्यमंत्री ने पाई पाई का, पल पल का हिसाब जनता को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जनता को उत्तर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इतने दिनों से चुनावों में वो दौड़ रहे हैं, कोई जवाब दे रहे हैं क्या? दे रहे हैं क्या? परिवार में क्या चल रहा है उसका जवाब दे रहे हैं? नए नए लोगों को गले क्यों लगाए इसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन 5 साल लोगों की भलाई के लिए क्या किया, जरा उसका जवाब तो दो, लोगों को अपना हिसाब तो दो। जो लोग जवाबदेह नहीं है, जो लोग जनता को अपने काम का हिसाब देने को तैयार नहीं है, ऐसे लोगों को दोबारा वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं बनता है। भाइयों बहनों, ये हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, समग्र उत्तर प्रदेश देखें, विपुल मात्रा में संसाधन है, सामर्थ्यवान लोग हैं, अनुभवी हैं, महान सांस्कृतिक परंपरा से संस्कारित है। उसके बावजूद भी क्या कारण है कि हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा ये पूर्वी उत्तर प्रदेश आज भी पिछड़ा हुआ है? क्या कारण है? भाइयों बहनों, इनको आदत हो गई है, वो ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ करने की जरूरत नहीं। 5 साल सपा रहेगी तो 5 साल बसपा आएगी, फिर बसपा को निकालेंगे तो सपा को लाएंगे, और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। वो आएंगे, माल खाएंगे, फिर जाएंगे, दूसरा आएगा, माल खाएगा, फिर जाएगा, फिर पहले वाला वापस आएगा, माल खाएगा, जाएगा। यही क्रम चलाना है क्या? यही क्रम चलाना है क्या? उत्तर प्रदेश का भला करना है तो सपा,
बसपा, कांग्रेस, ये तिकड़ी के चक्कर से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। तब जाकर के भाइयों बहनों आप उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं। भाइयों बहनों, ये इलाका है जहां गन्ना किसान खेती करते हैं। आप मुझे बताइए, गन्ना किसानों को समय पर गन्ने का भुगतान होता है क्या? जरा जोर से बोलिए ना, होता है क्या? नहीं होता है ना। अब आप मुझे बताइए, ये स्थिति बदल सकती है कि नहीं बदल सकती है? काम कैसे होता है, मैं आपको हिसाब देता हूं मेरा। लोकसभा के चुनाव में मैं जहां भी गया, मैंने गन्ना किसानों को वादा किया था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनने के बाद 22,000 करोड़ रुपया जो बकाया है, वो बकाया राशि हम किसानों को देने का प्रबंध करेंगे। भाइयों बहनों, आज आपके बीच में खड़ा हूं। हमने इस काम को प्राथमिकता दी। 32 लाख किसानों के खाते में जिनका बकाया था, 32 लाख किसानों के खाते में सीधा पैसा दे दिया। कोई बिचौलियों को घुसने नहीं दिया, मिल वालों के माध्यम से पैसा नहीं दिया। भाइयों बहनों, काम हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन उसके बाद जो जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, क्या कारण है कि आज भी गन्ना किसानों के बकायों के लिए जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार तैयार नहीं है? 2012 में जब चुनाव हुआ, तो श्रीमान मुलायम सिंह जी यहां आए थे और आपको उन्होंने वादा किया था मुंडेरवा चीनी मिल को चालू करेंगे। कहा था, जरा बताइए ना, कहा था? चीनी मिल चालू हुई क्या? हुई क्या? क्या फिर भी उनको हक है क्या यहां वोट मांगने का? इतना ही नहीं भाइयों बहनों, चालू होना तो छोड़ दीजिए, इन्होंने इतनी हालत खराब कर दी कि मजदूरों को आंदोलन पर उतारू होना पड़ा, अनशन करने पड़े। भाइयों बहनों, वाल्टरगंज की चीनी मिल बंद पड़ी थी। ये हमारे सांसद महोदय और यहां के किसान दिल्ली में मुझे मिलने आए और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, हमारे इस इलाका बहुत पिछड़ा है, हमारी मदद हो जाए। सारे यहां के सांसद भी मेरे उनके साथ थे, किसान भी मेरे पास थे। भाइयों बहनों, मैदान छोटा पड़ गया, आगे आने की कोशिश मत कीजिए, जहां है वहीं रुक जाइए, मुश्किल है। थोड़ी आपको कठिनाई हो रही है, मैं देख रहा हूं, बहुत ही लोग दब करके खड़े हैं, गर्मी भी है, आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है, मैदान छोटा पड़ गया, आपको जो तकलीफ हो रही है उसके लिए पार्टी तरफ से मैं जरूर क्षमा चाहता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, यहां के किसान मुझे मिलने आए थे, सांसद उनको लेके आए थे, और आज उस चीनी मिल को चालू करने की दिशा में हमने सफल प्रयास किए हैं। भाइयों बहनों, क्या कारण है? चीनी मिलों के साथ
ये आपके मुख्यमंत्री का क्या दोस्ताना नाता है, क्या मिली भगत है कि अभी भी किसानों का बकाया वो चुकता करने में रुकावटें डालते हैं? क्या कारण है? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई को हृदय से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद 14 दिन में पुराना बकाया सबको दे दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम ऐसा नियम बनाएंगे, ऐसी व्यवस्था विकसित करेंगे कि गन्ना किसानों का बकाया भविष्य में भी 14 दिन के ज्यादा नहीं रहना चाहिए, 14 दिन के भीतर भीतर बकाया मिल जाना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने एक दूसरा महत्वपूर्ण संकल्प किया है। 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे, 13 मार्च को होली के रंग से रंग जाएंगे। एक विजय की होली होगी। उसके बाद नई सरकार का गठन होगा और नई सरकार का गठन होने के बाद पहला निर्णय किया जाएगा, छोटे किसानों के फसल का जो कर्ज है, किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। और मैं यूपी का सांसद हूं, सांसद के नाते भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं खुद देखूंगा कि सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग में ये मेरे किसानों का कर्ज माफ हो जाए, उसका निर्णय हो जाए। भाइयों बहनों, गन्ना किसान, चीनी मिल और सरकार पुराने ढर्रे से सब चलाया गया और उसका परिणाम ये आया कि गन्ना किसान परेशान होता रहा। हमने कई नई योजनाएं बनाई, हमने इथेनॉल पर बल दिया। अगर चीनी का दाम बहुत गिर गया है, किसान का नुकसान हो रहा है, दुनिया में चीनी की मांग कम हो गई है, तो हम चीनी के बजाय इथेनॉल बनाएंगे ताकि किसान को उसका बकाया मिलता रहे, चीनी मिल पर भी बोझ ना आए। और इथेनॉल बनने के कारण सरकार को भी जो पेट्रोलियम बाहर से लाना पड़ता है उसकी आयात कम हो जाए और हमारा आर्थिक चक्र सुचारू रूप से चलता रहे। और पिछले 1 साल में हजारों लीटर इथेनॉल बना करके हमने गन्ना और चीनी मिल की अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने में सफलता पाई है। भाइयों बहनों, फसल में सबसे तंदुरुस्त और कोई खेती है जिसको बीमारी परेशान नहीं करती, पशु परेशान नहीं करता, आपदा परेशान नहीं कर सकती, तो वो खेती है गन्ने की। सुरक्षित खेती है, ज्यादा चिंता नहीं रहती है। गन्ने की खेती ऐसी है कि अमीर से अमीर किसान होगा या गरीब से गरीब किसान होगा तो भी कभी उसका बीमा नहीं करवाएगा। उसको मालूम है कि कोई बीमे की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये अखिलेश सरकार, ये समाजवादी सरकार, इन्होंने
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जबरदस्ती गन्ने को डाल दिया और गन्ना किसानों पर दबाव डाला गया कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दीजिए। बीमा कंपनियों ने गन्ना आने के कारण बीमा का दर बढ़ा दिया, तो जो धान की खेती करता था, जो सब्जी पकाता था, जो चावल पकाता था, जो गेहूं पकाता था, उस किसान को प्रीमियम का बोझ अधिक लग गया, उसके सर पे ज्यादा खर्चा आ गया। सितंबर महीने में हमारे कृषि मंत्री ने चिट्ठी लिखी कि मेहरबानी करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गन्ने को मत डालो और किसान तबाह हो जाएंगे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं मानी। भाइयों बहनों, आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी फसल बीमा योजना हम लाए हैं, ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए हैं कि जिस फसल बीमा योजना की विशेषता देखिए कि आपको अगर जून महीने में बुआई करनी है, सब तैयार है, खेत तैयार है, बीज ला करके रख दिए हैं, सब मेहनत का काम हो चुका है, बस बारिश का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बारिश नहीं आई, जुलाई में बारिश नहीं आई, अगस्त में बारिश नहीं आई, तो फिर फसल बोने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। किसान इतना तो समझता है, वो मान लेता है कि ये साल गया। अब मुझे बताइए, ऐसे किसान का हाल क्या होगा? सब खर्चा कर दिया, लेकिन मुट्ठी भर अनाज भी बो नहीं पाया। हमने ऐसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए हैं कि अगर आप प्राकृतिक कारणों से बुआई नहीं कर पाए तो भी आपको बीमा मिलेगा और आपका साल बर्बाद होने से बचा लिया जाएगा। इससे आगे मान लीजिए प्रकृति ने कृपा की, बहुत अच्छी बारिश हो गई, जब चाहिए उतनी बारिश हुई थी, जितनी चाहिए उतनी बारिश हुई, नदी में भी कोई कटाई नहीं हुई, तकलीफ नहीं हुई, सब अच्छा हुआ और 16 आनी फसल हो गई। 16 आनी, बहुत सालों के बाद अच्छी फसल हो गई। खेत में सब फसल तैयार करके, काट करके, ढेर करके रखा गया है, कटाई वटाई सब पूरी हो गई है। अब सिर्फ मंडी में जाना है, बैलगाड़ी का, ट्रैक्टर का, ट्रक का इंतजार हो रहा है, 2-4 दिन में ही पहुंच जाना है, मंडी में जाके बेचना है। और अचानक बारिश आ गई, अचानक ओले गिर गए और सारी फसल तैयार है, ढेर तैयार है और अचानक प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हो गई। भाइयों बहनों, हमने ऐसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दी है कि फसल कटने के बाद खेत में जो फसल पड़ी है, मंडी जाने को तैयार है और प्राकृतिक आपदा से विनाश हुआ तो भी बीमा का पैसा मिलेगा, किसान को सुरक्षा दी जाएगी। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, झारखंड में भाजपा की सरकार है, गोवा में भाजपा की सरकार है। जहां जहां भाजपा की सरकार है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ 50% से भी ज्यादा किसान ले चुके हैं। एक अकेला उत्तर प्रदेश ऐसा है कि जो अभी 12-15% से ज्यादा किसानों को ये लाभ नहीं पहुंचा पाया। मुझे बताइए भाइयों बहनों, किसानों के साथ घोर अन्याय करने वाली ऐसी सरकार को 1 मिनट भी रहने का हक है क्या? और फसल बीमा कैसा है? 100 रुपये का अगर आपको खर्चा होना है तो किसान को 2 रुपया 1.5 रुपया से ज्यादा देना नहीं है।
98 रुपया सरकार चुकता करेगी, तो भी किसान का ये काम ये सरकार सोई पड़ी है, करती नहीं। भाइयों बहनों, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पहले जब चाहिए तब यूरिया मिलता था क्या? जितना चाहिए उतना मिलता था क्या? अगर किसान को यूरिया 10 दिन देर से मिले तो उसको कोई फायदा है क्या? उसका तो सब चौपट हो जाएगा। उसको तो समय पर चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए समय पर मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, मैं जब प्रधानमंत्री बना तो पहले वर्ष सब मुख्यमंत्रियों की जो मुझे चिट्ठियां आई वो यही आई कि हमारे यहां यूरिया की कमी है, तत्काल हमें यूरिया दें, हमारे किसान परेशान हैं। मैं सारे मामले की गहराई में गया, व्यवस्थाओं पर सोचा क्या हो रहा है, देखा। भाइयों बहनों, काफी सुधार किए, जहां जहां लीकेज था वहां बूच बंद कर दिए ताकि किसान को समय पर मिले। 2 साल हो गए भाइयों बहनों, कहीं पर किसान को यूरिया के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता है। आज कहीं पर यूरिया लेने गए लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज होता है क्या? भाइयों बहनों, इसलिए हुआ कि हमने यूरिया का नीम कोटिंग किया। अब जब लोग नीम कोटिंग शब्द सुनते हैं तो उनको लगता है बड़ा कोई जबरदस्त विज्ञान मोदी जी ले आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस मामूली सा काम किया हमने। लेकिन उस मामूली काम में इतनी बड़ी ताकत थी कि ज्ञान तो पहले की सरकारों को भी था, लेकिन करने का साहस नहीं था। होता क्या था, यूरिया कारखाने में से निकलता था, किसान के खेत में नहीं जाता था, वो केमिकल की फैक्ट्री में चोरी होकर के चला जाता था। बिल तो किसान के नाम फटता था, सब्सिडी किसान के नाम निकलती थी, लेकिन माल केमिकल फैक्ट्री में चला जाता था और वो उनके लिए रॉ मटेरियल के नाते काम आता था। उसकी प्रोसेस करके नई चीज बनाते थे और बाजार में केमिकल बेचा करते थे। किसान के नसीब में यूरिया नहीं आता था और मजबूरन किसान को ब्लैक में, काले बाजारी में यूरिया खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता था। हमने उपाय खोज के निकाला, हमने यूरिया का नीम कोटिंग किया। अब नीम कोटिंग कोई बढ़िया विज्ञान नहीं है। गांव के लोगों को कहा, जहां जहां यूरिया की फैक्ट्री थी उसके अगल बगल के 50-100 गांवों को कहा कि आपके यहां जो नीम के पेड़ हैं, उन नीम के पेड़ की जो फली निकलती है वो जरा इकट्ठी करो, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। गांव के गरीब लोगों को रोजगार मिल गया। वो नीम के पेड़ की फली इकट्ठी करने लगे। सरकार ने उसका तेल निकाला और इस तेल को यूरिया के साथ मिक्स कर दिया। नीम का तेल यूरिया से मिक्स कर दिया, नीम कोटिंग हो गया और उसका परिणाम ये आया, अब यूरिया, एक मुट्ठी यूरिया भी और किसी भी काम नहीं आ सकता है, केमिकल फैक्ट्री में काम नहीं आ सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ खेती में ही काम आ सकता है। चोरी गई कि नहीं? चोरी गई कि नहीं गई? बेईमानी गई कि नहीं गई? गरीब को यूरिया मिला कि नहीं मिला? और नीम कोटिंग का फायदा ये हुआ कि पहले 10 किलो यूरिया जरूरत थी, अब 7 किलो से काम चल जाता है, पैसे बच गए। नीम कोटिंग वाले यूरिया के कारण 5% से 15% तक खेत उत्पादन में वृद्धि हो गई, किसान को डबल लाभ हो गया। भाइयों बहनों, अगर सरकार गरीबों के लिए है, अगर सरकार गांव के लिए है, अगर सरकार किसान के लिए है, तो सही रास्ते मिल भी जाते हैं। अगर हिम्मत से लागू करे तो किसान का लाभ भी हो जाता है। ये काम हमने करके दिखाया। भाइयों बहनों, मैं आज हमारे किसान भाइयों से यह भी कहना चाहता हूं, हमने पूरे देश के राज्यों के साथ एक बात की।
हमने कहा कि भाई लोगों को घरों में बिजली मिलनी चाहिए 24 घंटे। 24 घंटे बिजली आज के जमाने में मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप बताइए, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? घरों में आपको 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलती है क्या? जरा जोर से बोलो, मिलती है क्या? अब आपके मुख्यमंत्री तो चौराहे पर जाके बोल रहे हैं मिल रही है। कौन सच बोल रहा है? आप सच बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री? कौन सच बोल रहा है? कौन सच बोल रहा है? भाइयों बहनों, भारत सरकार ने हिंदुस्तान के सभी राज्यों के साथ एक समझौता किया और हमने कहा कि 24 घंटे बिजली के काम में आप भारत सरकार से जुड़िए, हम आपको पैसे देंगे, बिजली पहुंचाने में मदद करेंगे। हिंदुस्तान के सभी राज्यों ने समझौता किया। एकमात्र उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार है, उसने समझौता नहीं किया। उत्तर प्रदेश के लोगों को मदद देने से उन्होंने इनकार कर दिया और आज आप अंधेरे में जीने के लिए मजबूर हुए हैं। भाइयों, ये गुनहगार सरकार है। ऐसी सरकार से आप आपका भाग्य नहीं बना सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना, मैंने पूछा अफसरों से कि भाई बताइए कितने गांव हैं जहां आजादी के 70 साल के बाद भी बिजली नहीं पहुंची। मैं हैरान था। 18,000 गांव ऐसे निकले कि जहां आजादी के 70 साल होने आए, बिजली नहीं पहुंची। मैंने लाल किले से घोषित किया 1000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचानी है। भाइयों बहनों, और आज मैं कहना चाहता हूं, इन 18,000 गांवों में 1500 गांव उत्तर प्रदेश के हैं जो 18वीं शताब्दी के अंधेरे की जिंदगी जी रहे थे। हमने बीड़ा उठाया। उत्तर प्रदेश के सांसद के नाम नाते विशेष काम हाथ में लिया। 1500 में से लगभग 1200-1300 गांव का काम पूरा कर दिया। भाइयों, काम ऐसे होता है। जब मायावती जी थी, 2 साल में उन्होंने 23 गांव में बिजली करी थी। अखिलेश जी ने 2 साल में 3 गांव में की थी। हमने 2 साल में 1300 से भी ज्यादा गांवों में बिजली का काम पूरा कर दिया। भाई, और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, यहां पर विकास हमारी समस्याओं का समाधान है। और मेरा स्पष्ट मत है, पहले दिन से मैं कह रहा हूं, अगर पूरे हिंदुस्तान का भाग्य बदलना है हमें, तो भाइयों बहनों, पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए। हिंदुस्तान के पूर्वी इलाकों का विकास होना चाहिए। चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उड़ीसा हो, ये क्षेत्र हैं जहां प्राकृतिक संपदा भरपूर है, मानव संसाधन सामर्थ्यवान है। अगर वहां पर सही योजनाएं बने तो हिंदुस्तान आज जो सिर्फ पश्चिम के तट पर विकसित नजर आता है, वह हिंदुस्तान पूरब की तरफ भी विकसित होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश विकसित होगा। यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। गोरखपुर में हमने फर्टिलाइजर का कारखाना चालू कर दिया, काम शुरू हो गया। हजारों करोड़ रुपयों की लागत से यूरिया का कारखाना काम कर रहा है। 25 जिलों को लाभ मिलने वाला है, हजारों नौजवानों को रोजगार मिलने वाला है। ऐसे काम किया जाता है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था, आज हालत यह है उत्तर प्रदेश का कि यहां का थाना ये समाजवादियों का दफ्तर बन गया है, दफ्तर बन गया है। जब तक कोई समाजवादी पार्टी का बाहुबली पुलिस थाने में इजाजत नहीं देता, गरीब निर्दोष नागरिक की शिकायत दर्ज नहीं होती है।
और वो बेचारा हवालदार भी क्या करेगा? ये सपा के बाहुबली आकर के उसको डांटते हैं, उसको कहते हैं कि अगर कुछ किया तो यहां से तबादला हो जाएगा, नौकरी से निकाल दोगा। तो ये बेचारा हवालदार गरीब परिवार का बेटा बेटी ये भी दबे रहते हैं। भाइयों बहनों, हम ये हवालदारों को, ये पुलिस वालों को कानून से काम करने के लिए ताकत देंगे, गलत काम करने से रोकेंगे। और ये दफ्तर पुलिस का दफ्तर होगा, ये बाहुबलियों का दफ्तर नहीं होगा। निर्दोष नागरिकों की रक्षा ये हमारी प्राथमिकता होगी। आप मुझे बताइए बस्ती के भाइयों बहनों, आज हमारी बहन बेटी खुले में अकेली कहीं घर के बाहर निकल सकती है क्या? निकल सकती है क्या? उसको चिंता रहती है कि नहीं है? अगर बेटी घर आने में देर हो जाए तो मां बाप चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या यह स्थिति बनाएंगे? भाइयों बहनों, हत्या, लूट, बलात्कार, यही कारोबार यहां विकसित हुआ है। खनन उद्योग, अपराध, यही यहां की मुख्य इंडस्ट्री बन गई है। अपहरण यहां का मुख्य उद्योग बन गया है। और इसलिए भाइयों बहनों, कानून व्यवस्था विकास की पहली गारंटी होती है। अगर कानून व्यवस्था नहीं है तो कोई यहां आकर के कारखाना नहीं लगाएगा, विकास की संभावनाएं रुक जाएगी। उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था उसकी प्राथमिकता है। हम उस पर बल देना चाहते हैं, हम सुरक्षित करना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर के आपसे वोट मांग रही है। और जब मैं विकास की बात करता हूं तो हमारे मन में साफ चित्र होता है। किसान को सिंचाई, बालकों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, ये काम विकास के माध्यम से होने चाहिए। नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए। आप मुझे बताइए भाइयों, उत्तर प्रदेश में नौकरी के जितने कांड हुए, नौकरी के जितने कारनामे हुए, इलाहाबाद की कोर्ट ने हर बार डंडा मारा कि नहीं मारा? इसका कारण कोई गड़बड़ हुई है कि नहीं हुई है? नौकरी में भाई भतीजावाद हुआ है कि नहीं हुआ है? जिसका हक है उसका हक छीन लिया गया कि नहीं लिया? होनहार युवा को नौकरी से वंचित रखा गया कि नहीं रखा गया है? भाइयों बहनों, ये जो कुछ भी बेईमानी हुई है, जो भी गड़बड़े हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकर के उसका कच्चा चिट्ठा खोल देगी। जिनके हक को छीन लिया गया है, ऐसा जिसका हक बनता है उसको हक दिलाया जाएगा। भाई आप मुझे बताइए, आज अगर एक सरकार का इस्तेहार आ जाता है कि इतने लोगों को नौकरी के लिए भर्ती करनी है, हजारों लोग अप्लाई करते हैं, लिखित एग्जाम हो जाती है, उसमें से कुछ लोगों को इंटरव्यू आता है, और जब इंटरव्यू आता है तो मां को लगता है चलो इंटरव्यू आ गया, अब बेटे को कहीं रोजगार मिल जाएगा। तो मां ये नहीं कहती है कि बेटा इंटरव्यू है, जरा पढ़ाई करो, तैयारी करो, किसी जानकार को पूछ लो कि इंटरव्यू में कैसे पूछते हैं, वो नहीं कहती है। मां कहती है बेटा इंटरव्यू तो आया है, लेकिन अगर नौकरी पानी है तो किसी की सिफारिश लगेगी, देखो कोई है क्या पहचान वाला, कोई नौकरी दिलवा सकता है क्या? और कुछ ही दिनों में एक आध नेता आकर के टपक जाता है घर में, कहते बधाई हो,
सुना है आपको इंटरव्यू आया है? नहीं नहीं, आपको तो नौकरी, भाग्य खुल गया, नौकरी मिलनी चाहिए। चलो मैं आपकी मदद करता हूं। मां को भी लगता है चलो एक अच्छा इंसान आया है, बेटे को नौकरी मिल जाएगी। 3 दिन के बाद फिर से आता है, मां देखो दुनिया कितनी खराब हो गई है, सब चोर बैठे हैं, बेटे को नौकरी दिलवानी है, 2 लाख रुपया लगेगा। ये कारोबारी, ये बिचौलिए, ये अपना झोला लेकर के पहुंच जाते हैं और गरीब मां, बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाए इसलिए गहने बेच करके, घर गिरवी रख करके, जमीन गिरवी रख करके 2 लाख रुपया दे करके बेटे को नौकरी के लिए पैसे देती। और इंटरव्यू में क्या होता है भाई? 3 लोग एक कमरे में बैठे हैं, हजारों लोग बाहर कतार में खड़े हैं। एक दरवाजे से एक इंटरव्यू जिसका है वो अंदर घुसता है, वो 3 लोगों को फुर्सत हो तो उसके सामने देखते हैं। एक आध व्यक्ति पूछ लेता है क्या नाम है भाई, 30 सेकंड में दूसरे दरवाजे से निकाल देते हैं। ये हो गया इंटरव्यू। आप मुझे बताइए, दुनिया में ऐसा कोई शास्त्र है क्या कि जो 30 सेकंड में इंटरव्यू कर ले भाई, पहचान ले कि ये ठीक है कि नहीं, ठीक नहीं है, ये अन्याय है कि नहीं है? भाइयों बहनों, ये इंटरव्यू नाम का ड्रामा गरीब को लूटने के लिए बनाया गया था, गरीब को लूटने के लिए। ये भ्रष्टाचार का रास्ता खोल दिया था। हमने आकर के कहा, दिल्ली सरकार ने निर्णय किया वर्ग 3 और 4 सरकार में 80-90% नौकरी वर्ग 3 और 4 की होती है। ड्राइवर हो, टीचर हो, नर्स हो, ये सब क्लार्क हो, ये सारे 3 और 4 में आते हैं, वही सबसे बड़ी संख्या होती है। हमने तय कर दिया हम कोई इंटरव्यू नहीं करेंगे। उसकी जो मार्कशीट है वो कंप्यूटर में डाल देगा, जो एग्जामिनेशन की लिखित एग्जाम दी है उसका मार्क डाल देगा और कंप्यूटर तय करेगा कि पहले 2000 कौन है। जो पहले 2000 है और 2000 की जरूरत है उनके घर ऑर्डर चला जाएगा, वो नौकरी लग जाएगा। 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं होगा। हमने अखिलेश जी को लिखा कि हमने इंटरव्यू खत्म करने का निर्णय किया है, आप भी करो, उत्तर प्रदेश के बच्चों की जिंदगी बच जाएगी। आज मुझे दुख के साथ कहना है कि भाई भतीजावाद करने के इरादे से अखिलेश जी की सरकार ने इंटरव्यू खत्म करने के भारत सरकार के प्रस्ताव को नहीं माना और इंटरव्यू के नाम पर अपनों को भर्ती करने का खेल चलता रहा, बेईमानी का खेल चलता रहा। भाइयों बहनों, हम आते ही इसको लागू करेंगे और नौजवानों को न्याय दिलाएंगे। कैसे देश को कैसे लूटा गया है आपको मालूम होगा। 2014 उस समय लोकसभा का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस मुख्य रूप से लड़ाई लड़ रही थी। 2014 के चुनाव की तैयारी के लिए दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ और उन्होंने अधिवेशन के बाद पत्रकार वार्ता की। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि कांग्रेस कौन से मुद्दे लेकर के चुनाव के मैदान में आ रही है। और पत्रकार वार्ता में उन्होंने घोषित किया कि 2014 में अगर हम चुनाव जीत जाएंगे तो गैस के सिलेंडर जो 9 मिलते हैं हम 12 देंगे। 2014 का लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी 9 सिलेंडर की 12 सिलेंडर इस मुद्दे पर चुनाव लड़े थे। इनका कल्पना दारिद्र्य देखिए, समाज की समस्याओं के विषय में उनका अध्ययन देखिए। आजादी के 70 साल के बाद, और एक जमाना था पार्लियामेंट के मेंबर को, एमपी को 25 गैस की कूपन मिलती थी।
और वो अपने इलाके में एक साल में 25 कूपन लोगों को अप्लाइज करता था कि लीजिए आपके घर में गैस का कनेक्शन लो लो। हमने आया, अध्ययन किया, हमने तय किया भाई ये स्थिति बदली जा सकती है। अगर हम गैस स्टेशन नहीं खोलेंगे, गैस भरने की फैक्ट्रियां नहीं खोलेंगे, गैस का प्रबंध करेंगे, लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और हमने तय किया 3 साल में 5 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का कनेक्शन देंगे। 5 करोड़ परिवारों। गरीब मां लकड़ी का चूल्हा जला करके जब खाना पकाती है तो उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता है। 400 सिगारेट का धुआं हर दिन। लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाने वाली मेरी गरीब मां 400 सिगरेट धुआं उसके शरीर में जाता है। मुझे बताइए मेरी गरीब मां बीमार होगी कि नहीं होगी? छोटे छोटे बच्चे घर में खेलते हैं, मां खाना पका रही है, वो धुआं बच्चों के शरीर में जाता है, वो बच्चों का भविष्य क्या होगा? भाइयों बहनों, मैंने बीड़ा उठाया। 3 साल में 5 करोड़ परिवारों को गैस का कनेक्शन देंगे। मुफ्त में कनेक्शन दे दिया जाएगा पहली बार। और आज मुझे खुशी है कि करीब करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा परिवारों में गैस का कनेक्शन हमने दे दिया, गैस का सिलेंडर दे दिया। बस्ती में भी 80-90 हजार परिवारों को गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया। भाइयों बहनों, काम कैसे होता है, बिना भ्रष्टाचार से होता है कि नहीं होता है, ये हमने करके दिखाया। और इसलिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने के लिए हम लोग जी जान से काम करना चाहते हैं। हमें आपके आशीर्वाद चाहिए। दवाइयां कितनी महंगी थी, आकर के मैंने हमारे डिपार्टमेंट को काम पे लगाया। हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर, ये जो गंभीर बीमारियां हैं, गरीब आदमी कहां जाएगा? कुछ दवाइयां तो ऐसी थी जिसकी कीमत 30,000 रुपया थी। 30,000 रुपया महीने में 2 गोली खानी है, 60,000 रुपया। गरीब आदमी कहां से लाएगा? मैंने जरा हमारे अफसरों को काम पे लगाया। मैंने कहा जरा इन कंपनियों को पूछो ये दवा बनती है कैसे, क्या क्या डालते हो, कितना रुपया खर्च आता है, पगार का कितना खर्चा होता है, रख रखाव का कितना खर्चा होता है, सारा हिसाब लगाओ और मुनाफा कितना खाते हो बताओ जरा। भाइयों बहनों, सब ढूंढ के निकाला और 800 दवाइयां। देखिए, सरकार गरीबों के लिए है भाइयों। मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं। मैं गरीबी जी करके आया। गरीब के परिवार में एक व्यक्ति बीमार हो जाए, गरीब की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है भाइयों। और लुटेरे लूट रहे हैं। मैंने ये दवाइयां बनाने वालों को बुलाया कि आप जो पैसे लेते हैं लोगों को लूटते हैं, नहीं चलेगा। भाइयों बहनों, मेरी सरकार ने 800 दवाइयों का दाम कर दिया। जिस दवाई का वो 30,000 रुपया लेते थे, 3,000 रुपया में दवाई देने के लिए मजबूर कर दिया। भाइयों बहनों, जो दवाई वो 80 रुपये में बेचते थे, उसका मैंने 7 रुपया कर दिया ताकि गरीब आदमी वो दवाई खरीद सके। लेकिन भाइयों बहनों, पहले की सरकारों को तो मजा था, वो लूटते थे, लूट का हिस्सा यहां पहुंचाते थे, तुम भी खुश मैं भी खुश, यही चलता था। तो गरीब मरेगा कि नहीं मरेगा? गरीब का कौन होता है? भाइयों बहनों, ये सरकार गरीब के लिए है, ये सरकार मध्यम वर्ग के लिए है, ये सरकार किसान के लिए है, ये सरकार माताओं बहनों की रक्षा करने के लिए है। और इसलिए हमारे सारे कदम, भाइयों बहनों, आजकल हार्ट की बीमारी बढ़ रही है, दिल का दौरा पड़ जाता है, गरीब आदमी को दौड़ना पड़ता है अस्पताल। डॉक्टर देखता है, फिर कहता है कि मामला गंभीर है, ये तो बचेगा ही नहीं। उसकी नली में खून आना जाना बंद हो गया है,
उस नली को अंदर खोलना पड़ेगा। खोलना है तो उसमें स्टैंड लगाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में उसको छल्ला बोलते, छल्ला। बोले हृदय की नली में छल्ला लगाना पड़ेगा। वो गरीब आदमी बेचारा, नौजवान बेटा है, परिवार का मुखिया है, वो सोचता है यार मर जाएंगे तो क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। वो कहता है साहब छल्ला लगवा देंगे, कितना खर्चा होगा। तो डॉक्टर बताता है ये छल्ला लगवाओगे तो 45,000 रुपया, ये छल्ला लगवाओगे तो 45,000, और 45,000 वाला लगाओगे तो 6-7 साल तो कोई तकलीफ नहीं होगी, आप जिंदा रहोगे। फिर दूसरा दिखाता है, ये विदेश का है, ये छल्ला लगवाओगे तो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया होगा, लेकिन जिंदगी भर कोई समस्या नहीं होगी, आप जीवन भर जियोगे। तो बेचारा सोचता है कि भी 4-6 साल के बाद मरने के बजाय अच्छा है सारी जिंदगी जीना, तो 1.5 लाख वाला छल्ला डालो। वो अंदर डालता तो पता तो चलता नहीं कौन से वाला डाला, हम खोल करके देख तो सकते नहीं। भाइयों बहनों, मैंने जरा लगाया, 2 साल से काम कर रहा हूं, वो बनाने वालों को बुलाया, मैंने कहा तुम्हारे छल्ले का खर्चा कितना होता है भाई, दिखाओ। अब वो परेशान हो गए, 1 साल तक तो जवाब ही नहीं देते थे। पीछे पड़ गया मैं। भाइयों बहनों, अभी 1 सप्ताह पहले मैंने उसका हुक्म कर दिया है, जो छल्ला 45,000 रुपए देते थे वो छल्ला अब 7,000 रुपए में लगेगा, 7,000। और जो छल्ला 1.25 लाख 1.5 लाख में बिकता था वो 25,000 27,000 में बिकेगा। भाइयों बहनों, ये गरीब के लिए काम होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, और आप जानते हैं मैं हर दिन एक नया निर्णय करता हूं, नई लड़ाई शुरू कर देता हूं। अब मुझे बताइए, जिसकी दवाइयां बनाने वालों का दाम कम हो गया तो मेरे से नाराज होंगे कि नहीं होंगे? जिनकी दवाइयों की कमाई कम हो गई वो नाराज होंगे कि नहीं होंगे? अब वो गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे कि नहीं करेंगे? जिसके छल्ले का दाम कम हो गया वो बौखलाएगा कि नहीं बौखलाएगा? मोदी को ठीक करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? जो नीम कोटिंग का यूरिया जिन कारखानों में जाता था बंद हो गया, वो कारखाने वाले गुस्से में होंगे कि नहीं होंगे? भाइयों बहनों, 1000 और 500 की नोट बंद कर दी। जिन्होंने जमा करके रखा था वो गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? 70 साल तक लूटा है, वो गरीबों को लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिन जिन लोगों ने गरीबों को लूटा है, अपने कपबोर्ड में थप्पे के थप्पे रखे थे, 8 तारीख रात को पसीना छूट गया। अलग अलग रास्तों से बैंकों में जमा कराया। अब मैं कच्चा चिट्ठा खोल रहा हूं, परेशान है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं रुकने वाला भी नहीं हूं, थकने वाला भी नहीं हूं, और झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है जी। पाई पाई देश के गरीबों को लौटानी होगी, ये मैं करके रहूंगा। कितने ही लोग नाराज हुए होंगे, कितने ही लोगों का गुस्सा फूट गया होगा, लेकिन भाइयों बहनों, गरीबों के साथ न्याय करने के लिए सरकार चलानी है, और ये काम मैंने हाथ में लिया है। भ्रष्टाचार, काला धन खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? बेईमानों से माल निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? भाइयों बहनों, कभी लोगों को लगता है कि छोटे मोटे व्यापारी गड़बड़ करते हैं। हकीकत ऐसी नहीं है, ये भ्रम फैलाया है बेईमानों ने। ज्यादा से ज्यादा व्यापारी क्या करता होगा? 50 का माल 60 में बेच देता होगा, 80 का माल 100 में बेचता होगा। सरकार को उसको मानो 100 रुपया देना है तो 60 रुपया देता होगा, 40 रुपया नहीं देता होगा। लेकिन भाइयों बहनों, वो तो ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। लेकिन मुसीबत की जड़
जो पद पर बैठे हैं ना वो है, जो कुर्सी पर बैठे हैं वो है। थाने में शिकायत दर्ज करवानी है, इतना लाओ। स्कूटर की लाइट बंद है, इतना लाओ। ये फाइल इतना वहां ले जानी है, इतने करोड़ लाइए। इसको नौकरी पे लगवाना है, इतने लाख लाइए। ये पद का दुरुपयोग करके जो लूटा गया है, चाहे नेता हो या बाबू हो, समस्या की जड़ वहां है मेरे भाइयों बहनों। और मेरी लड़ाई है ऐसे व्यवस्था के खिलाफ। दुनिया आगे बढ़ रही है, हम ही ये बुराइयों के कारण अटके हुए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये लड़ाई छेड़ी है। अपने लिए नहीं, अपनों के लिए कर रहा हूं भाइयों बहनों। 125 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। 125 करोड़ देशवासियों का सुख, यही मेरा सुख है। 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण, यही मेरा कल्याण है भाई। लेकिन भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, इसके खिलाफ इतनी बड़ी जंग मैं कर रहा हूं, तब मुझे बस्ती के साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, उनकी एक कविता के कुछ शब्द मैं उद्धृत करना चाहता हूं। और बड़ी सटीक बात सर्वेश्वर दयाल जी ने कही है। इसी धरती के संतान, उनकी कलम से निकली है। उन्होंने कहा है, यह जो काला धन फैला है, यह जो चोर बाजारी है, सत्ता पांव चुमती जिसके, यह जो सरमाएदारी है, यह जो यमसा नेता है, मतदाता की लाचारी है। उसे मिटाने और बदलने की तैयारी करनी है। जारी है, अभी लड़ाई जारी है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपकी कविता हम जिस लड़ाई को लेकर के निकले हैं, इसमें ओज और तेज भरने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, लोकतंत्र है, वाद विवाद संवाद सहकार विरोध, ये स्वाभाविक बातें हैं, लोकतंत्र का हिस्सा है और उसको बड़े मजे से लेना चाहिए। हम भी तो लेते आए हैं। कोई भी आलोचना करे, दिल बड़ा रख करके उसका मजा लेना चाहिए। मुरझा जाने की जरूरत नहीं होती है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी, आपने देखा होगा, बेवर जो नए साथी जिनको गले लगाया है, सुबह शाम उत्तर प्रदेश का क्या करेंगे नहीं बताते हैं। सुबह शाम मोदी मोदी ऐसा करता है, मोदी वैसा करता है, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है। यही चल रहा है ना, यही कर रहे हैं ना भाइयों। अरे करिए करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी, आप मोदी पर गुस्सा करो, मैं समझ सकता हूं।
पराजय दिख रहा है इसलिए ज्यादा गुस्सा आए, ये भी समझ सकता हूं। आपकी नैया डूब रही है, आपकी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, तो गुस्सा होना स्वाभाविक भी है। और गुस्सा करने के लिए मोदी से बढ़िया क्या हो सकता है, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन अखिलेश जी, आप इतने परेशान हैं कि गुजरात के गधों पर भी गुस्सा आ गया। क्या हो गया आपको? आपको गधे से भी डर लगने लगा? आप पर मुझे बहुत दया आती है। भाइयों बहनों, कवि लोग बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन इसी धरती के हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने गधे पर भी कविता लिखी है। बड़ा सटीक जवाब है, उन्होंने लिखा है, नेता के दो टोपी, नेता के दो टोपी और गधे के दो कान। टोपी अदल बदल कर पहने गधा था हैरान। टोपी अदल बदल कर पहने गधा था हैरान। एक रोज गधे ने उनको तंग गली में छेका। एक दिन गधे ने उनको तंग गली में छेका। कई दुलत्ती झाड़ी उन पर और जोर से रहका। नेता उड़ गए, टोपी उड़ गई, उड़ गए उनके कान। बीच सभा में खड़ा हो गया गधा सीना तान। देखिए, बस्ती के कवि ने इनको जवाब दे दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, उनको गधा अच्छा लगे या न लगे, क्योंकि ये सरकार ऐसी है, देखिए सोच में फर्क होता है। हम गुजरात में शेर की हिफाजत के लिए जितना करते हैं, उतना ही इतना इन गधों के लिए भी करते हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश देखो, एक नेता की भैंस चोरी हो जाए, सारी सरकार लग जाती है। ये फर्क है। और भाइयों बहनों, अगर हम कुछ सीखना चाहें तो गधे से भी प्रेरणा मिलती है, गधे से भी सीख सकते हैं। गधा थका हो, भूखा हो, बीमार हो, धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, लेकिन मालिक जो काम दे वो पूरा करके ही रहता है। पैर चलने के लिए ताकत ना हो, मजबूरी हो, फिर भी मालिक ने अगर सामान ढोया है तो गधा ईमानदारी से अपने मालिक की वफादारी से काम करता है। भाइयों बहनों, मैंने भी सीखा है, 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक है। मैं भी उनके लिए मजदूरी करने पर आया हूं। और गधे की पीठ पर चीनी रखो या चूना रखो, गधे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी मेहनत करता रहता है। मैं भी मेरे 125 करोड़ देशवासी गधे से प्रेरणा लेकर के 2400 घंटे बिना छुट्टी लिए
खाना मिले तो मिले, न मिले तो न मिले, आराम मिले तो न मिले, लेकिन मैं आपके लिए मजदूरी करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। यही मैं विश्वास दिलाने आया। भाइयों बहनों, भारी संख्या में मतदान करिए, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। मेरे साथ ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बस्ती जनपद में आपके आगमन से निश्चित रूप से बस्ती की पुण्यभूमि बड़ी कृतज्ञ हुई है। मैं समस्त बस्ती वासियों की तरफ से, सभी हमारे पदाधिकारियों की तरफ से मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, आपके आभार व्यक्त करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए आज के इस चुनावी जनसभा रैली के समापन की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद।